अभय दुबे। पर मुझे ये बताइए, 6 जुलाई 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहला नोटिस आपको दिया, 30 दिन का वक्त था, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर 28 अक्टूबर को भी उसी साल 20% देकर भी पीछा छूट सकता था, तो ये क्यों नहीं किया? आप कह रहे हैं कि खेल कर रही है सरकार, वो खेलने का मौका तो आपने दिया है। ऐसे कैसे हम आप ये सोचिए कि 2019 का मामला है, आज खाते क्यों फ्रीज किए चुनाव के पहले इन्होंने? और क्या हमने रिप्लाई नहीं फाइल किए? हम उस दायरे में आते ही नहीं है। और आप जो कह रहे थे कि आपने एक बड़ी बात कही जो भारतीय जनता पार्टी ने भी आज झूठ बोला कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध, आप यही कहना चाह रहे थे शायद कि इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध नहीं किया। ये सुनिए हाउस में कौन कह रहा है? आपने मेरी किस बात से ये चीज निकाल ली? जो चुनावी बॉन्ड जिसको अंग्रेजी में ये मनीष तिवारी है। मनीष तिवारी ऐसा ने कुछ कहा ही नहीं जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं। कहा था कि ये सरकारी करप्शन का एक बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। हाँ। और जो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये भी लोकतंत्र को दबाया जा रहा है या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं देखकर मानते आप इसे? देखिए, क्या बात करते हैं आप? हार की हताशा है भारतीय जनता पार्टी। ये कान खोलकर सुन ले भारतीय जनता पार्टी, उनकी सलाखों ने वो लोहा पैदा नहीं किया है जो इंडिया के गठबंधन दल के फौलादी इरादों को कैद कर सके। लोगों को कैद कर सकते हो लेकिन फौलादी इरादों को नहीं। ये देश आपकी सच्चाई जान गया है। संसाधनों की लूट की आपने। एनसीएलटी में 5,38,000 करोड़ रुपए की, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक लूटोरों की, और ये जो 7,000 करोड़ रुपए का चंदा खाया है, कम से कम 4 लाख करोड़ का काम दिया। और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, 3 स्थानों से 75% चंदा बीजेपी को मिला है, कलकत्ता से, बंबई से और दिल्ली से। और कलकत्ता से उस वक्त 2018-19 में सबसे ज्यादा चंदा इन लोगों ने लिया है। ये बात देश के सामने आ जाएगी कि कौन सी स्टील कंपनी है वो जिसके चंदा देने के बाद आपने इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर दी ताकि उनके स्टील के दाम बढ़ सके। ये हम अभी खुलासा करेंगे। वो तो अपलोड हो रहा है डेटा और उस पर भी हम निगाह डालेंगे। पर राजीव रंजन, एक तरफ अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंच रही है, खाते पैसा रोका जा रहा है, ऐसे चुनाव लड़ा जाता है क्या? ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है? देखिए, आपने काफी तफसील के साथ पूरी जानकारी अपने इंट्रो के दौरान कह दी है, तारीखों का भी आपने हवाला दिया है और ये पूरी प्रक्रिया भी आपने सामने रख दी है कि असेसमेंट अफसर अपने असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर सवाल पूछता है, उन सवालों का जवाब जिसके खिलाफ आरोप होते हैं वो देता है। उसके बाद आपके खिलाफ अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो आप अपील में जाते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर अपील किया है, सीआईटी अपील किया है और सीआईटी अपील के यहाँ से खारिज होने के बाद आप ट्रिब्यूनल में गए। अब यहाँ तक तो आप केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाने की स्थिति में हो सकते थे, वैसे उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कि सामान्य तौर पर व्यक्ति या संगठन अगर उसके खिलाफ अगर कोई इस तरह के अनियमितता के आरोप हैं तो आपको संतोषजनक तरीके से सफाई मुझे देनी एक चीज बताइए, लेकिन जब दिल्ली हाईकोर्ट, आप तो अर्थशास्त्र को भी इतना अच्छे तरीके से समझते हैं, फर्ज कीजिए आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, मैं भी, कोई अनियमितता हो गई, कोई चूक हो गई, 14-15 हजार रुपए की चीज मैंने नहीं दिखाई, मैं अब क्योंकि करोड़ों वाले ब्रैकेट में तो हूं नहीं, हम तो छोटी मोटी नौकरी करते हैं एक चैनल में, 14,000 की कोई गफलत हो गई तो मेरा पूरा अकाउंट फ्रीज कर देंगे क्या? या उस पे पेनल्टी ले लो, बात खत्म करो। 14 लाख का अमाउंट बना दिया 210 करोड़। मतलब ये कौन सा गणित है, कौन सा अर्थशास्त्र है, कौन सा इनकम टैक्स है? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि सीआईटी अपील के बाद ट्रिब्यूनल से खारिज होने के बाद आप हाईकोर्ट की शरण में गए। हाईकोर्ट के समक्ष कांग्रेस के जो काफ़ी अनुभवी एडवोकेट्स ने अपनी बात रखी और न्यायालय ने उन्हें अगर राहत नहीं दी है तो निसंदेह अनियमितताओं की पुष्टि हो जाती है।
अब आपके पास जो अब बचे हुए न्यायिक विकल्प हैं उनका आपको सहारा लेना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।